देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन। अब साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और स्केलेटन तुम्हें पता ही है, मतलब सेल का स्केलेटन, है ना। तो साइटोस्केलेटन जो है इसका मेन काम क्या है? सेल को शेप देना। मेन काम क्या है? सेल को शेप देना। जैसे हमारी बॉडी है, मान लो हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती तो क्या हमारी बॉडी की कोई शेप होती? नहीं होती ना, पूरी बॉडी नीचे गिर जाती, बार बार खड़े ही नहीं हो पाते हम अगर हड्डियां नहीं होती तो साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? सेल को शेप देना। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as a cytoskeleton। अब साइटोस्केलेटन होता क्या है? हमारे पास होंगे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बने हुए हैं और उनकी शेप होगी फिलामेंटस। शेप कैसी होगी? फिलामेंटस। तो हमारे पास प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हैं, उनकी शेप है फिलामेंटस। उनका ना एक इलाबोरेट नेटवर्क प्रेजेंट है। इलाबोरेट का मतलब क्या होता है? जिसको वेल एक्सप्लेन किया जा सके, है ना, जिसको देख के हम बिल्कुल अच्छे से समझ सके। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी शेप है फिलामेंटस और उसका नेटवर्क कैसा है? बहुत इलाबोरेट है। वो इलाबोरेट नेटवर्क जो ये पूरा पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ये किस किस से मिलके बना है? पहला माइक्रोट्यूब्यूल से। पहला किससे? दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरे क्या हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीसरे क्या हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अब इन सबको एक साथ मिला के हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इन सबको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। तो अब इसको आराम से समझो कि हमारे पास है सेल का साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बने हुए हैं प्रोटीन के। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। ठीक है, अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। पहला क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट और तीसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। मतलब कोई भी सेल है उसका स्केलेटन किससे बना? मिलके बना है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। The cytoskeleton in a cell are involved in many function। अभी साइटोस्केलेटन के फंक्शन देखो। पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। पहला फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा फंक्शन है मोटिलिटी। मोटिलिटी पता है क्या होता है? मूवमेंट, चलने में हेल्प करना। तो दूसरा क्या है? मोटिलिटी। और तीसरा है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। तो साइटोस्केलेटन के तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना। दूसरा फंक्शन है मोटिलिटी की मूवमेंट में हेल्प करेगा। और तीसरा फंक्शन है सेल को शेप देगा। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजिला देखना है हमें। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला सुना हुआ है पहले? तो देखो, सीलिया जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर है सीलियम। इसी तरीके से फ्लैजिला एक प्लूरल वर्ड है और उसका सिंगुलर है फ्लैजिलम। अब सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। आउटग्रोथ का मतलब कोई एक मान लो मेम्ब्रेन है तो उससे अगर कोई चीज बाहर की तरफ निकली हुई है तो उसको बोलते हैं आउटग्रोथ। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है इनकी शेप होती है हेयर लाइक। कैसी शेप है? हेयर लाइक है ये। और ये आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन के। किसके आउटग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन के। जैसे ये मेरा हाथ मान लो सेल मेम्ब्रेन है और उससे ये चीज बाहर निकली हुई है, हेयर लाइक चीज बाहर निकली हुई है, तो इसको बोलेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ। और इसी आउटग्रोथ को बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, शेप कैसी होगी? हेयर लाइक। सीलिया जो होते हैं ना वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स पता है क्या होते हैं? चापू सुना है? चापू ही बोलते हैं शायद। जब वो उसमें हाँ शिप चलाते तो वो यूं नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम किस तरीके का होता है? ओर्स के तरीके का काम होता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। अब जब हम मतलब बोट में, मैं तो बैठी नहीं कभी, अगर कोई बैठा है तो उसको पता नहीं, बैठी हूं मैं तो बोट में क्या होता है? बोट आगे जाती है और फ्लूइड की भी मूवमेंट हो रही है ना उसमें। हाँ, तो ओर्स का काम क्या होता है? इसी तरीके से कि बोट की भी मूवमेंट कराना और फ्लूइड की यानी वाटर की भी
मूवमेंट कराना। तो इसी तरीके से ये जो सीलिया है, पहली बात तो सीलिया छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं और किसकी तरह काम करेंगे, ओर्स की तरह काम करेंगे। ये या तो मूवमेंट करा रहे हैं किसकी, सेल की, या तो किसकी मूवमेंट करा रहे हैं, सेल की, या फिर सेल के आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो सीलिया का काम क्या है, मूवमेंट कराना, या तो सेल की या आसपास के फ्लूइड की। ठीक है, बोर्ड से याद रखना इसको। अब सीलिया के बाद नेक्स्ट है फ्लैजिला। अब सीलिया के कंपैरिजन में फ्लैजिला लॉन्गर होते हैं और ये भी रिस्पॉन्सिबल है सेल की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो फ्लैजिला और सीलिया में से ज्यादा लंबा कौन होता है, फ्लैजिला। ठीक है, काम क्या है फ्लैजिला का भी, सेल की मूवमेंट कराना। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। जो फ्लैजिला है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, पर जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का अलग होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का अलग होता है। तो अगर कोई पूछे कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, दोनों में, लेकिन स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग है। अब जब हमने सीलिया और फ्लैजिला की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, मतलब जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हमें पता चला कि वो कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी सीलिया के अराउंड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है और फ्लैजिला के अराउंड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, उसके बाद देयर कोर कोल्ड एक्सोनीम पोजेसेस अ नंबर ऑफ, अच्छा हाँ यहीं तक देखो पहले कि जो कोर है, कोर मतलब बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, सीलिया और फ्लैजिला का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है, उसको हम बोलेंगे एक्सोनीम। क्या बोलेंगे, एक्सोनीम। अब इस एक्सोनीम के पास क्या क्या है वो देखो। एक्सोनीम के पास बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, नहीं अभी क्या पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, साइटोस्केलेटन। तो एक्सोनीम के पास बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और वो अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के पैरेलल। कैसे अरेंज्ड होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जैसे अगर ये प्रेजेंट है तो जो इसका कोर पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे एक्सोनीम। क्या बोलेंगे, एक्सोनीम। पहली बात तो क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही है ना, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, तो सेंट्रल पार्ट को तो बोलेंगे एक्सोनीम और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक्सोनीम के पास है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स रन कर रहे हैं पैरेलली। कैसे रन कर रहे हैं, पैरेलली, मतलब यूं। ठीक है, अब आगे ये एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगे अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग वो रन करेंगे पैरेलली। ठीक है, किसकी बात हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ना एक्सोनीम में, वो होंगे पेरिफेरल। कैसे होंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, किनारा। पेरिफेरी का मतलब क्या होगा, किनारा। तो किनारों पे प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके हमें मिलेंगे 9 डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ अगर मैं दो दो के पेयर बना दूं तो वो होगा डबलेट। क्या होगा, डबलेट। जैसे डायग्राम में देखो, ये जो तुम्हें ब्लू कलर के दिख रहे हैं, दो दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना एक साथ, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये प्रेजेंट है पेयर में, तो हम बोलेंगे डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल के। और माइक्रोट्यूब्यूल के कितने डबलेट दिख रहे हैं यहाँ तुम्हें, 9। कितने हैं, 9। तो देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ये किनारे पे प्रेजेंट है, पेरिफेरी में प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है, डबलेट की फॉर्म में। ये ब्लू कलर के हैं माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट। और कितने हैं टोटल, 9 डबलेट है। कितने डबलेट है टोटल, 9। पर अगर सिर्फ पूछे कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं तो 18, और डबलेट पूछे तो 9। डबलेट पूछे तो 9। तो एक्सोनीम जो है उसके पास 9 डबलेट्स होंगे ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये कैसे अरेंज्ड है, देखो ये अलग रेडियस पे अरेंज्ड है, ये अलग रेडियस पे। रेडियस पे अरेंज्ड है ना ये, तो जो डबलेट्स हैं वो कहाँ अरेंज्ड है, रेडियस पे। तो हम बोलेंगे कि एक्सोनीम का जो पेरिफेरल पार्ट है उस पेरिफेरल पार्ट में होंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और वो डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। टोटल कितने डबलेट होंगे, 9 डबलेट होंगे। ठीक है, और ये जो डबलेट है
इसका क्या देखा हमने, टोटल कितने डबलेट हैं, 9, लेकिन अगर नंबर पूछे तो 18 डबलेट हैं, ठीक है। और अरेंज्ड है रेडियली, कैसे अरेंज्ड है, रेडियली, अलग अलग रेडियस पे अरेंज्ड है ना, तो अरेंजमेंट कैसे इनकी, रेडियली अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट है। उसके बाद है, अब सेंटर में भी प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंटर में प्रेजेंट है वो पेयर में, तो सेंटर वाले को हम बोलेंगे पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एक माइक्रोट्यूब्यूल ये और एक दूसरे से चिपके नहीं हुए ना, तो इसीलिए इसको डबलेट नहीं बोला हमने, ठीक है। इसको बोला सिर्फ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और पेयर में प्रेजेंट है एक ये और एक ये, ठीक है। तो टोटल तुम्हें यहाँ अरेंजमेंट कैसे दिख रही है, 9 तो है पेरीफेरी में और 2 है सेंटर में, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, 9+2 अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो पेरीफेरी में अरेंज्ड है रेडियली, पेरीफेरी में अरेंज्ड है रेडियली, ठीक है, डबलेट की फॉर्म में। तो 9 तो थे डबलेट और 2 माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर में, ठीक है, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल उनको बोला। और इसके अंदर अरेंजमेंट होगी 9+2 अरेंजमेंट, 9 पेरीफेरी में और 2 सेंटर में, ठीक है। Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9+2 array. array मतलब arrangement, ठीक है। तो ये जो axonemal microtubules की ये जो arrangement है, इस arrangement को बोलेंगे 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial स्पोक। अब जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ना, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टेड है एक ब्रिज से। किससे कनेक्टेड है, एक ब्रिज से। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एक ब्रिज से कनेक्टेड है, और इनके जो पेरीफेरी में, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेरीफेरी में एक शीथ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक शीथ, ये जो रेड कलर की दिख रही है, इस शीथ का नाम है सेंट्रल शीथ। शीथ का नाम क्या है, सेंट्रल शीथ। अब ये जो सेंट्रल शीथ है ना, अब डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 9। एक डबलेट में 2, एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये शीथ हर एक डबलेट के एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी होगी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। समझ रहे हो, ये जो पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इनके अराउंड प्रेजेंट है एक शीथ, और ये शीथ हर एक डबलेट के एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी होगी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। डायग्राम में देख रहे हो ना, इस डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 2, पर सेंट्रल शीथ से जुड़ा हुआ है एक। किसके हेल्प से जुड़ा है, रेडियल स्पोक की हेल्प से। तो टोटल कितनी रेडियल स्पोक होंगी, 9। रेडियल स्पोक कितनी होंगी, 9, ठीक है। और ये सेंट्रल ब्रिज कितने होंगे, 1, ठीक है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, और एक सेंट्रल शीथ होगी उसके अराउंड जो कनेक्टेड होगी एक ट्यूब्यूल से, ठीक है। हर एक पेरीफेरल डबलेट के एक ट्यूब्यूल से किसकी हेल्प से कनेक्टेड होगी, रेडियल स्पोक की हेल्प से। Thus there are 9 रेडियल स्पोक, ठीक है। रेडियल स्पोक का नंबर कितना है, 9। द पेरीफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब ये जो पेरीफेरल डबलेट है, ये भी आपस में कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है एक ब्रिज से। उस ब्रिज का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज। क्या है ब्रिज का नाम, इंटर डबलेट ब्रिज। इसको ब्रिज बोलो या लिंकर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी कनेक्टेड है एक ब्रिज से, सेंटर वाले भी एक ब्रिज से कनेक्टेड है, सेंट्रल ब्रिज बोल लो इसको। और पेरीफेरी वाले जो डबलेट है वो भी आपस में कनेक्टेड है एक ब्रिज से, और ब्रिज का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग डबलेट है, 2 अलग अलग डबलेट के बीच का ब्रिज है, इसीलिए बोला इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। Both the cilium and flagella emerge from centriole-like structure called the basal bodies. देखो अब ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना अभी, ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों में होगा, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला में अगर तुमसे कोई माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट पूछे, कौन सी अरेंजमेंट होगी, 9+2 अरेंजमेंट। 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर वाले एक ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल के चारों तरफ होगी एक शीथ, ठीक है। पूरा कवर नहीं कर रखा है शीथ ने ना, सिर्फ इतना कवर कर रखा है। एक शीथ होगी और वो शीथ जो है
पेरिफेरल डबलेट के सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ, बताओ, रेडियल स्पोक, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में होगा। अब लास्ट में जो बात लिखी है वो क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला निकलते कहां से हैं? सीलिया और फ्लैजिला निकलते हैं बेसल बॉडी से। कहां से निकलेंगे? बेसल बॉडी से। और जो बेसल बॉडीज होती है ना, बेसल बॉडीज होती है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। बेसल बॉडीज क्या होती हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करना, है ना। तो बेसल बॉडीज से ही निकलते हैं हमारा, बेसल बॉडीज से ही निकलते हैं हमारे सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, और बेसल बॉडीज किस जैसे होते हैं? सेंट्रियोल जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। अब सेल डिवीजन में ना मैंने तुम्हें ओवरव्यू देने के लिए बस बता दिया था कि सेंट्रियोल को ही हम बोलेंगे सेंट्रोजोम, पर यहाँ हम मेन डिफरेंस पढ़ेंगे कि सेंट्रोजोम क्या है और सेंट्रियोल क्या। तुम्हें सिर्फ सेंट्रियोल पता था अब तक, है ना। सेंट्रियोल किस में हेल्प कर रहा था? सेल डिवीजन में। अब डिफरेंस देखेंगे। सेंट्रोजोम जो है वो एक ऑर्गेनली है। सेंट्रोजोम क्या है? एक ऑर्गेनली। जैसे ईआर था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, वो भी ऑर्गेनली थे ना। इसी तरीके से सेंट्रोजोम क्या है? एक ऑर्गेनली है। अब इसके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रियोल। उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम तो एक ऑर्गेनली है, उस ऑर्गेनली में दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उन सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर का नाम है सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रियोल है ना वो सराउंडेड होंगे एक मटेरियल से। सेंट्रियोल किससे सराउंडेड है? एक मटेरियल से सराउंडेड है। उस मटेरियल का नाम है अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। क्या नाम है? अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। अमोर्फस ना तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे 12th में जाके, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। अमोर्फस ऐसा होता है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है तुम्हारा वो पहली बात तो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, और जिस ऑर्गेनली में सेंट्रियोल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनली का नाम है सेंट्रोजोम। अब सेंट्रियोल के अराउंड तुम्हें एक मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल का नाम है अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, अब बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये एक सेंट्रियोल हो गया और ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलते हैं। सेंट्रियोल किस में होता है? प्लांट्स में या एनिमल्स में? एनिमल्स में होता है, प्लांट में नहीं होता। देखो, परपेंडिकुलर मिलेंगे दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। और हर एक जो सेंट्रियोल होगा ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमें कार्ट व्हील जैसी दिखती है। वो देखा है तुमने? टांगा देखा होगा, उसका एक जो व्हील होता है ना उसको बोलते हैं कार्ट व्हील। क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील। तो जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अंदर से कार्ट व्हील जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कार्ट व्हील जैसा। दे आर मेड अप ऑफ, अब बने किससे होंगे वो देखना। जो सेंट्रियोल है ना हमारे, सेंट्रियोल बने होंगे फिब्रिल्स से। किससे बने होंगे? फिब्रिल्स से। और फिब्रिल बने हुए एक प्रोटीन से, उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये जो फिब्रिल्स है ना ये पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल मतलब किनारों पे मिलेंगे, और ये इवनली स्पेस्ड होते हैं। इवनली स्पेस्ड का मतलब क्या है? जैसे अब तुम्हारे बीच में इवन स्पेस नहीं है। इवनली स्पेस्ड मतलब अगर मैं तुम्हें इस तरीके से बिठा दूं कि सबके बीच में स्पेस बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, बराबर स्पेस हो, तो वो होता है इवनली स्पेस्ड। तो जो हमारा ये है सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल की अंदर की जो अरेंजमेंट है वो कार्ट व्हील जैसी होती है। अब अरेंजमेंट किसकी होगी? फिब्रिल्स की। किसकी होगी अरेंजमेंट? फिब्रिल्स की। तुमने साइटोस्केलेटन में क्या क्या पढ़ा था? माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिब्रिल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये फिब्रिल है ना, ये वो माइक्रो फिब्रिल ही है। ठीक है, ये फिब्रिल्स क्या है? माइक्रो फिब्रिल, यानी ये साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। तो ये अरेंज होंगे पहली बात तो पेरीफेरी में। कहाँ पे अरेंज होंगे? पेरीफेरी में। स्पेस इन फिब्रिल्स के बीच में इवन होगा, इक्वल स्पेस होगा। और ये फिब्रिल्स एक प्रोटीन से बने हुए हैं, उस प्रोटीन का नाम है
ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब हर एक ये जो पेरिफेरल फिब्रिल है ना, ये हमें ट्रिपलेट की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? ट्रिपलेट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे तुम्हें ये क्या थे? फिब्रिल थे या माइक्रोट्यूब्यूल थे? माइक्रोट्यूब्यूल। पर सेंट्रियोल में होंगे माइक्रोफिब्रिल। ठीक है। अब जो माइक्रोफिब्रिल है, यहाँ तो डबलेट था, उनका क्या होगा? ट्रिपलेट। जैसे यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट है तो वहां पे होगा ए, बी और सी। ठीक है, वो यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, पर वो भी अरेंज्ड होंगे पेरीफेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड। जैसे वहां पे डबलेट आपस में लिंक्ड थे इंटर डबलेट ब्रिज से, यहाँ पे भी जो पास पास वाले ट्रिपलेट है वो आपस में लिंक्ड होंगे। क्या होंगे? आपस में लिंक्ड होंगे। ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जैसे वहां पे सेंटर में पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था, यहाँ सेंटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ वाली अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? 9+0 अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वहां पे अरेंजमेंट कौन सी थी? 9+2। सीलिया और फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9+2 ये दिया हुआ है, इसमें 9+0 नहीं दी हुई, लिख लेना इसको अपनी बुक में। पर सेंट्रियोल में अरेंजमेंट कौन सी होती है? 9+0, क्योंकि सिर्फ पेरीफेरी में प्रेजेंट है प्रोटीन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब देखो, जो सेंट्रल पार्ट होता है ना इसका सेंट्रियोल का, ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन। अब प्रोक्सिमल रीजन क्या होता है? प्रोक्सिमल रीजन होता है रीजन क्लोज टू सेंटर। प्रोक्सिमल रीजन क्या होता है? रीजन क्लोज टू सेंटर, वो एरिया जो सेंटर के पास प्रेजेंट है। तो जो सेंट्रल पार्ट का प्रोक्सिमल रीजन होगा सेंट्रियोल में, वो भी प्रोटीनेशियस होता है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। और इस सेंट्रल रीजन को बोलते हैं हब। सेंट्रल रीजन को क्या बोलेंगे? हब बोलेंगे। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। जैसे वहां पे रेडियल स्पोक प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस यही बात है, इसका मतलब है द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। हाँ, अब जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी। सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी। और तुमने पढ़ा था बेसल बॉडी से ही निकलता है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, और क्या बनाएगा सेंट्रियोल? स्पिंडल फाइबर्स। और सेंट्रियोल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनाते हैं स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल फाइबर क्या बनाते हैं? जिसका काम होता है सेल डिवीजन कराना इन एनिमल सेल्स। ठीक है, एक मिनट देखो, सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल के दो काम है, एक तो बेसल बॉडी बनाना और एक स्पिंडल फाइबर बनाना। बेसल बॉडी आगे जाके बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला। दूसरा काम है सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर बनाना। स्पिंडल फाइबर आगे बनाएगा स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस का काम है एनिमल्स में सेल डिवीजन कराना। बस एक बार अरेंजमेंट बता दो जो तुम्हारी सीलिया और फ्लैजिला में थी। कौन सी अरेंजमेंट थी? 9+2। बट सेंट्रियोल में अरेंजमेंट होगी 9+0। ठीक है, बोलो ना। पहले सही थी साक्षी, अब चोमू लग रही है। चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज, अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ईयर भी दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ, चेक किया तुमने? देखो, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और कब डिस्कवर किया? 1831 में। ठीक है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज was given the name chromatin by Fleming। अब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था, वो मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई? कि एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। क्या साइंटिस्ट का नाम? फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने क्या किया? एक बेसिक डाई ली। कैसी डाई ली? बेसिक डाई। डाई जो होती है वो एसिडिक, बेसिक, अलग अलग टाइप की डाई होती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने कौन सी डाई ली? बेसिक डाई ली। और बेसिक डाई लेके न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल था, उस मटेरियल की स्टेनिंग। क्या की मटेरियल की? स्टेनिंग। तो फ्लेमिंग को दिखा
क्रोमेटिन। फ्लेमिंग को क्या दिखा? क्रोमेटिन। तो ब्राउन ने तो देखा था न्यूक्लियस, ब्राउन ने देखा न्यूक्लियस कौन से साल में देखा? 1831 में। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल कौन सा है, उस मटेरियल को देखा फ्लेमिंग ने, और उसने स्टेनिंग की थी जिससे उस डाई, वो डाई कौन सी थी? बेसिक डाई थी, ठीक है। उसके बाद द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस होगा? हमने पढ़ा था ना एम फेज, इंटरफेज। तो यहाँ बात कौन से फेज की हो रही है? इंटरफेज की, है ना। जो सेल साइकिल था, डिवीजन था, वो उसमें दो फेज थे, एम फेज और इंटरफेज। अब जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तैयारी कर रहा होता है अभी, है ना, डिवीजन की तैयारी कर रहा है सेल, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो इंटरफेज के दौरान द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। अब जब इंटरफेज न्यूक्लियस है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो उस टाइम न्यूक्लियस के पास होगा क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के पास क्या होगा? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या है? ये फाइबर्स हैं। क्रोमेटिन क्या है? फाइबर्स, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब वो न्यूक्लिक एसिड से भी बने हुए हैं और प्रोटीन से भी बने हुए हैं। अब ये इलेबोरेट होते हैं, इलेबोरेट मतलब इनका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। और हाईली एक्सटेंडेड होते हैं, एक्सटेंडेड मतलब बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है। हाईली एक्सटेंडेड मतलब बहुत खुले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? सॉरी, हाईली एक्सटेंडेड है ना। अब क्रोमोसोम से पहले क्या बना था तुम्हारे पास? क्रोमेटिन। क्या बना था? क्रोमेटिन। तो हाईली एक्सटेंडेड मतलब थोड़ी सी ये पैक्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। हमें देखना है इंटरफेज न्यूक्लियस के पास क्या क्या प्रेजेंट है। पहली चीज प्रेजेंट है क्रोमेटिन। पहली चीज क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन। दूसरी चीज है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। दूसरी चीज क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और तीसरा है न्यूक्लियोलाई। तीसरा क्या है? न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई की शेप होती है स्फेरिकल। शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। न्यूक्लियोलाई का नंबर या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर, इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उस टाइम पे न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी? पहला क्रोमेटिन। पहला क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं, और ये किसके बने हुए? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है। इलेबोरेट है मतलब अच्छे से दिखेंगे, और हाईली एक्सटेंडेड है मतलब पैक्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और थर्ड होगा न्यूक्लियोलाई। शेप कैसी होती है न्यूक्लियोलाई की? स्फेरिकल। शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। न्यूक्लियोलाई का नंबर एक या एक से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membranes with a space between called the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। क्या कह रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की, तो हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन है और वो दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो बैरियर का काम करता है। किसका काम करेगा? बैरियर का काम करेगा। बैरियर किस किस के बीच में? जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसके बीच में, और जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसके बीच में बैरियर का काम करता है। और ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस होगा 10 से 50 नैनोमीटर का, ठीक है। स्पेस कितना है? 10 से 50 नैनोमीटर का। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? बोलो। न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे ये सेल है तुम्हारा, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और ये जो बाहर का मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, है ना। अब उसके बाद ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस में एक है तुम्हारे पास अंदर की साइड मेम्ब्रेन और एक बाहर की साइड मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलोगे?
स्पेस को क्या बोलोगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब पेरीन्यूक्लियर स्पेस का काम क्या है? ये जो मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है, इस मटेरियल के बीच में ये बैरियर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बैरियर का, मतलब दीवार का काम कर रहा है। ठीक है। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस के डायमेंशंस कितने दिए हैं? 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना, अब तक सब कुछ माइक्रोमीटर में आया है, बस पेरीन्यूक्लियर स्पेस किसमें है? नैनोमीटर में। ऑप्शन में अगर माइक्रोमीटर में दे तो कन्वर्ट कर लोगे? नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में जाना आता है? उसके बाद है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। अब न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो जनरली चिपकी होती है ईआर से। जनरली किससे चिपकी होगी? ईआर से। और आउटर मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या देखा हमने? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ चिपकी होगी? यूजुअली ईआर के साथ चिपकी होगी। और आउटर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट हो सकते हैं राइबोसोम्स। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its two membranes. अब क्या कह रहा है? टोटल मेम्ब्रेन कितनी न्यूक्लियस की? हाँ, दो। जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है मान लो। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का हो गया कई जगह पे फ्यूजन। क्या हो गया? कई जगह पे फ्यूजन हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया कई जगह पे। तो ये वो पॉइंट्स है ना जहां पे दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ है ना? तो हम कहेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कई जगह पे इंटरप्टेड है, मतलब कई जगह पे इसमें कोई अलग चीज प्रेजेंट है बीच बीच में। क्यों प्रेजेंट है वो? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का क्या हो गया? वहां पे फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर्स हैं जो बने हैं बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between nucleus and the साइटोप्लाज्म। इन पोर्स के थ्रू मूवमेंट होता है दो चीजों का। पहली चीज है आरएनए। पहली चीज क्या है? आरएनए। और दूसरी चीज है प्रोटीन। दूसरी चीज क्या है? प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकते हैं। कहां से? साइटोप्लाज्म से, क्योंकि ये न्यूक्लियस और इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से आरएनए और प्रोटीन अंदर भी आ सकते हैं या न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। पहला आरएनए, दूसरा प्रोटीन्स। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली क्या होता है? एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। लेकिन कई बार हमें न्यूक्लियस के नंबर में जनरली दिखता रहता है वेरिएशन। ठीक है। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या बता सकते हो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो? ऑर्गेनिज्म का तो पता नहीं। हाँ। तो हम लोगों ने वो अभी पढ़ा था एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम लोगों ने वो जाइगोट फ्लोएम पढ़े थे। उसके अंदर कई जो सेल्स थे, जैसे ट्रैकिस मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड वही हो गया है ना, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। तो यूजुअली हमें ये चीज देखने को मिलती है कि न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है। अब उसके बाद सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। और कुछ मेच्योर सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसी। मैमल्स के आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स। और जो तुम वस्कुलर प्लांट पढ़ते हो, वस्कुलर प्लांट मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है ना। अब वस्कुलर प्लांट्स की जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, याद है मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था, है ना? हाँ। फ्लोएम में जो फ्लोएम था, फ्लोएम में क्या थे? सीव ट्यूब सेल थे, उसमें न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है। तो न्यूक्लियस की जगह हेल्प कौन कर रहा था वहां पे? कंपेनियन सेल्स हेल्प कर रहे थे, है ना? तो जनरली तो न्यूक्लियस एक सेल में एक ही होगा, पर कई बार हमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सेल में न्यूक्लियस हो ही ना,
जैसे मैमल्स के जो अंदर आरबीसी होगी, मैच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इन्यूक्लिएटेड होती है वो। इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिया किसका, वस्कुलर प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स का, ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स याद रखना यहाँ पे, सीव ट्यूब सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग, क्या तुम इन सेल्स को लिविंग मानोगे? अब सीव ट्यूब सेल्स की तो हेल्प कौन कर देता है? कंपेनियन सेल्स हेल्प कर देते, तो लिविंग। अच्छा, जो तुमने सीव ट्यूब सेल्स देखी थी वो किस में देखी थी, फ्लोएम के कौन से पार्ट में? मतलब हमने यूं देखा था ना कि फ्लोएम में क्या क्या है, सीव ट्यूब है ना, कंपेनियन सेल्स हैं, उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो हम यूं देख रहे थे ना, ये डेड है ये लिविंग है, तो उसमें लिविंग कौन सा देखा था तुमने? फ्लोएम पेरेन्काइमा था, हाँ एक क्या था, फ्लोएम फाइबर्स थे। फ्लोएम फाइबर्स तो डेड थे ना, बाकी क्या थे, लिविंग थे। अब द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। अब जैसे सेल का जो अंदर का मैट्रिक्स है, सेल के मैट्रिक्स को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, सेल के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस में अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें प्रेजेंट है, पहला न्यूक्लियोलस, दूसरा क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस का नंबर एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब जो न्यूक्लियोलाई है ना, इनकी शेप हमने पहले ही देख ली, कैसी शेप होती है? स्फेरिकल। अब न्यूक्लियोलाई जो है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब तक तुमने सिर्फ एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका नाम था राइबोसोम। सेकंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर आ गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म तो वो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर का, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जैसे सेल है, सेल के अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में दो चीजें होंगी, एक तो न्यूक्लियोलस और एक क्रोमेटिन। एक होगा न्यूक्लियोलस और एक होगा क्रोमेटिन। पर न्यूक्लियोलस जो है ना, इस न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन ही नहीं होती, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो जो भी न्यूक्लियोलस का मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस का मटेरियल है मान लो, तो क्या इस मटेरियल के बीच में और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई बैरियर होगा? नहीं होगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि न्यूक्लियोलस का जो मटेरियल है ना वो कंटिन्यूअस है विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोलस का मटेरियल है कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में टोटल कितनी चीजें? दो। कौन कौन सी? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पे जैसे आरएनए ना कई टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए, बहुत सारे आरएनए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस पर। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस पर। तो जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी एक्टिव साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब वो कहाँ पे बनेगा? न्यूक्लियोलस में, ठीक है। अब ये राइबोसोमल आरएनए ना लिख के तो मैं लिख के दे सकता है ऐसे, स्मॉल आर और आरएनए। तो आरआरएनए का साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ सिंथेसिस। अब देखो, larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis। अब न्यूक्लियोलाई बना रहे राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाते हैं? बताओ, मेन बात बताई थी प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन।
तो जो लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होंगे, मतलब जिनका साइज बड़ा है और जिनका नंबर ज्यादा है, वो न्यूक्लियोलाई जो सेल में प्रेजेंट है वो बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलाई के ऊपर बनेगा राइबोसोम और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है। उसके बाद यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। अब हमने देखा था इंटरफेस न्यूक्लियस में कि लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रेजेंट था। लूज मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ था, है ना, और इनडिस्टिंक्ट था मतलब हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे। क्रोमोसोम को हम कौन सी स्टेज में पहचान पाते अच्छे से? बेस्ट स्टेज फॉर दिस। हाँ, हमने ये नहीं लिखा था कि क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज क्या है? मेटाफेज। मतलब क्रोमोसोम जो डीएनए है वो हमें बेस्ट दिखता है मेटाफेज में। इंटरफेज में जो हमारा ये मटेरियल है ये इनडिस्टिंक्ट होता है। इनडिस्टिंक्ट मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता और लूज होता है, यूं ही पड़ा हुआ है। ठीक है। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स की। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स मतलब ऐसे फाइबर जो न्यूक्लिक एसिड से भी बने और प्रोटीन से भी बने। तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो क्या है कि हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस है, उस इंटरफेस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमैटिन। क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन इनडिस्टिंक्ट है मतलब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, लूजली प्रेजेंट है मतलब यूं ही बिखरे हुए हैं। ठीक है। और क्रोमैटिन बना हुआ किससे है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लियोप्रोटीन है इसीलिए ये। अब बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शोड स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीजन की आगे स्टेजेस आती हैं तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बना देता है? क्रोमोसोम। क्या बना देता है? क्रोमोसोम। मैंने तुम्हें सेल साइकिल एंड डिवीजन में बहुत अच्छे से समझाया था कि शुरू में बहुत लंबा डीएनए होता है पर फिर उसकी होती है पैकेजिंग, है ना। पैकेजिंग होके डीएनए से ही फाइनली बन जाता है क्रोमोसोम। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए। क्रोमैटिन में क्या होगा? डीएनए होगा एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे और होता है उसमें आरएनए। ठीक है। तो क्रोमैटिन किस किस से मिलके बना हुआ है? पहला बेसिक चीज तो डीएनए। ठीक है। और उसमें कुछ प्रोटीन होंगे हिस्टोन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और उसमें आरएनए भी होगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमैटिन में क्या क्या है? पहला डीएनए, है ना। डीएनए तो वही है जिससे पैकेजिंग होके क्रोमैटिन बना है। ठीक है। डीएनए होगा और उसको चिपकाने के लिए होगा हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर होता है बेसिक। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होंगे? बेसिक प्रोटीन्स होंगे। ठीक है। और क्या होगा? हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए होगा। कितने हो गए टोटल? कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। ठीक है। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। ठीक है। यह आसान करना है, आसान ना याद करना। उसके बाद अ सिंगल ह्यूमन सेल। हाँ, ये जरूर याद रखना हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर कैसा है? बेसिक प्रोटीन। ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए पे चार्ज कैसा है? डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है। क्यों है डीएनए पे चार्ज नेगेटिव? क्योंकि 5 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप फ्री है? सब साफ। कौन सा ग्रुप फ्री था? PO4 3 नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसी वजह से डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। तुम्हें पैक करके इसको ऐसा बनाना है तो नेगेटिव चार्ज को पैक करने के लिए तुम्हें चाहिए पॉजिटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव से ही पैक करोगे तो रिपेल कर देगा वो। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या आते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ऑन है। देखो डीएनए पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। उसको पैक करने के लिए चार्ज चाहिए पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है
स्टोन प्रोटीन्स पे। और नेचर अगर कोई पूछे स्टोन प्रोटीन्स का नेचर होता है बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। और चार्ज पॉजिटिव। ठीक है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed along its 46 chromosomes. अब जो एक सिंगल ह्यूमन सेल होता है, एक सेल में डीएनए की लेंथ होती है लगभग 2 मीटर। एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होगी? लगभग 2 मीटर। और वो डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है 46 क्रोमोसोम्स में। किसमें? 46 क्रोमोसोम्स में। या तो 46 क्रोमोसोम बोलो या बोलो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। You will study details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12th. ठीक है। Every chromosome visible only in dividing cells. जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हमें सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में दिखता है। डिवाइडिंग सेल्स मतलब एम फेज में दिखेगा। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज में दिखेगा। ठीक है। तो क्रोमोसोम हमें दिखता है एम फेज में। इसी क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिन बोलते हैं इंटरफेज में। ठीक है। इसी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। कौन से फेज में? इंटरफेज में। एम फेज में इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। डिवाइडिंग फेज में। अब एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. इसका तुम्हें पता होगा कुछ जैसे ये क्रोमोसोम है। ठीक है। इस क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब पहला जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो पहला दबाव बना इसमें, वो बना है सेंटर में। कहाँ बना है? सेंटर में। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के साइड में लगे होंगे काइनेटोकोर्स। सेंट्रोमियर के साइड में क्या लगे होंगे? काइनेटोकोर्स। स्पिंडल फाइबर किससे आगे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर की शेप क्या होती है? डिस्क शेप्ड। काइनेटोकोर की शेप क्या होती है? डिस्क शेप्ड। ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी है क्रोमोसोम में? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की ये जो है ना, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो सेंट्रोमियर ने क्या करके रखा है? इन क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखा है। ठीक है। तो क्रोमेटिड्स को होल्ड कौन करके रखता है? सेंट्रोमियर। ठीक है। सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? काइनेटोकोर। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अब इस सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं क्रोमोसोम? 4 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और इस पे एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आया था एक। ठीक है। इसकी आर्म के ऊपर। तो देखना अभी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप का? 4 टाइप का। ठीक है। अब देखो, अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस सेंट्रोमियर का नाम, इसका क्रोमोसोम का नाम होगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम क्या होगा? तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होगा। अब सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल मिडल में है तो अपर आर्म बड़ी होगी या लोअर आर्म बड़ी होगी? इक्वल होंगी। ठीक है। तो सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल बीच में है, मिडल में है, तो क्रोमोसोम का नाम होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? और ऐसे क्रोमोसोम में अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है। ये हो गया हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ऊपर वाली आर्म छोटी और नीचे वाली आर्म बड़ी, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें अपर आर्म जो होंगी वो होंगी शॉर्ट आर्म और लोअर आर्म होंगी लॉन्ग आर्म। ठीक है। तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होगा वो होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से एक मिलेगी शॉर्टर आर्म और एक मिलेगी लॉन्गर आर्म। अब नेक्स्ट आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो एंड के पास होगा। देखो एंड के पास है ना सेंट्रोमियर, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे भी क्या होगा? एक मिलेगी शॉर्ट आर्म और एक मिलेगी लॉन्ग आर्म। ठीक है। तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है। वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। एक बहुत छोटी और एक बहुत
लंबी। ठीक है, नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो इसमें शॉर्ट आर्म तो बहुत बहुत ज्यादा छोटी होगी और लॉन्ग आर्म बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप का, 4 टाइप का। पहला मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, दोनों आर्म इक्वल इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, शॉर्ट आर्म मिल गई और लॉन्ग आर्म मिल गई। नेक्स्ट होंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें जो ये एंड की तरफ ऊपर की तरफ चला गया तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। उसके बाद लास्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें बिल्कुल एंड पे चला गया, वो हो गया टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन क्या आया था नीट में कि ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म है, इनमें पूछा था पी आर्म कौन सी है और क्यू आर्म कौन सी है। ठीक है, अब क्यू से तुम क्या याद रखोगे, जो लाइन होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, जो लाइन लगी होती है ऐसे जैसे बैंक के बाहर एक लाइन लगी, क्यू यू ई, जो भी होती है क्यू होती है ना, वो स्पेलिंग मेरे को भी नहीं आती। ठीक है, यू ई। ठीक है, ये क्यू होती है। क्यू का मतलब इंग्लिश में क्या है, लाइन। क्या है उसका मतलब, लाइन, है ना। तो जो क्यू होती है हम याद रखेंगे कि क्यू जो होती है वो लंबी होती है। क्यू क्या होती है, लंबी, की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो क्यू मतलब लॉन्ग। तो जो लॉन्ग आर्म होगी वो होगी क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म होती है क्यू आर्म, जबकि जो शॉर्ट आर्म होगी वो होगी पी आर्म। ठीक है, तो ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे टाइम पे ही आया था। देखो शॉर्ट आर्म पे लिख लो एनसीईआरटी में, शॉर्ट आर्म पी आर्म और लॉन्ग आर्म क्यू आर्म। ठीक है, क्यू से याद रखना लाइन लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, ये क्रोमोसोम कौन सा है, मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक और ये देखो sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. कई बार क्या होता है, देखो क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो कौन सी है, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कौन सी है, सेंट्रोमियर। पर कई बार क्या होता है किसी कांस्टेंट लोकेशन पे, कि इसी फिक्स लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं सैटेलाइट। क्या प्रेजेंट होते हैं, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है ये स्मॉल फ्रेगमेंट है, छोटी सी फ्रेगमेंट है, और ये होते हैं नॉन स्टेनिंग, मतलब इनको स्टेन नहीं किया जा सकता। ये कैसे होंगे, नॉन स्टेनिंग होंगे, और इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है क्या उसकी लोकेशन फिक्स है, नहीं है, है ना, किसी में ऊपर है, किसी में नीचे, किसी में बीच में। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की लोकेशन फिक्स नहीं है, पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की लोकेशन फिक्स है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है, सैटेलाइट। स्टेनिंग या नॉन स्टेनिंग, नॉन स्टेनिंग, और स्मॉल फ्रेगमेंट होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्रोमोसोम के बारे में। लास्ट है हमारा माइक्रो बॉडीज। अब माइक्रो बॉडीज जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स। क्या ये छोटे छोटे वेसिकल्स है, तो माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। ठीक है, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और मेन बात है कि माइक्रो बॉडीज प्लांट में भी प्रेजेंट और एनिमल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज में दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखने लायक। पहली बात, माइक्रो बॉडीज प्लांट में भी और एनिमल में भी है। दूसरी बात, माइक्रो बॉडीज के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तुमने बस दो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर पढ़े हैं यहाँ पे, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ठीक है।